everyone, I am Dr. Sananki and welcome back to channel Psychic Vlogging। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आई थिंक ये बहुत आजकल कॉमनली यूज टर्म है कि मुझे सब कुछ नीटली रखने का मन करता है, क्या मुझे OCD है, या ऐसे ऐसी बातों बातों में निकल जाता है। बट OCD इतना सिंपल डिसऑर्डर नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है और पेशेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसफुल है। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि OCD के बारे में बात करने के लिए और उसको मैनेज कैसे करता है। तो मैं शॉर्टली बताना चाहूँगी कि एक्चुअली में OCD क्या है, जो हम जब डायग्नोस करते हैं तो OCD के साथ साथ क्या दूसरी बीमारियां साथ में आ सकती है, और बहुत ब्रीफली कौन से मेडिकेशन यूज होते हैं OCD को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे किताबों में या साइकेट्रिस्ट OCD को कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्या है वो रिकरेंट है, मतलब बार बार आता रहेगा, परसिस्टेंट है, कुछ भी करो वो आएगा। क्या क्या हो सकता है, कोई थॉट, कोई विचार हो सकता है, कोई अर्ज, कुछ करने का मन कर सकता है, जैसे मान लो किताब पे उल्टा पुल्टा रखा है तो उसको ऐसे एकदम सीधा सीधा अरेंज करना ही है, या फिर कोई इमेज, कोई छवि आपके दिमाग में बार बार आ रहा है जो कि आपको एंजाइटी कॉज करता है, आपके लिए डिस्ट्रेसफुल है, जो इंट्रूसिव है। मतलब कि आप मान लो कोई भी और काम करो, आप खाना बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो एक थॉट कि अरे पर उस रूम पे वो वाला सामान जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होके रखा है, तो ऐसा थॉट आपको आता रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या काम कर रहे हो। और अनवांटेड है, मतलब कि आप नहीं चाहते कि आपको वो थॉट आए, तभी भी वो आता रहेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत अंदर से एंजाइटी क्रिएट होगा। तो ये सब जो है, ये सब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, रेपिटेटिव होना चाहिए, इंट्रूसिव होना चाहिए, अनवांटेड होना चाहिए। इसकी वजह से आपको एंजाइटी होना चाहिए, क्या क्या थॉट, अर्ज या फिर कोई एक इमेज, मोस्टली 1 घंटे से ज्यादा दिन में, जिसकी वजह से आपका जो काम वगैरह है, आपका जो सोशल फंक्शनिंग है, आपका जो ऑक्यूपेशन में फंक्शनिंग है, वो हैम्पर हो रहा है। तो ये अगर सब प्रेजेंट है तभी उसको ऑब्सेशन बोला जाता है। अदरवाइज जो लोगों को रूम साफ रखने का मन है, थोड़ा सा ऐसा सीधा सीधा किताबें टेबल पे हो तो अच्छा लगता है, वो OCD नहीं है। अब जब आपको ये थॉट आ रहा है, आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आ रहा है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए आपको एक एक्शन लेना पड़ता है। मतलब अगर आपको थॉट आ रहा है कि मेरा हाथ अभी गंदा है, मुझे साफ करना है, लेकिन एक पार्ट ऑफ द ब्रेन बोलेगा कि नहीं, मैंने तो ऑलरेडी हाथ धो लिया है, गंदा कैसे हो सकता है। लेकिन जब तक आप हाथ नहीं धोगे वापस से जाके, आपको इतना एंजाइटी होगा कि आप कुछ चीज में मन ही नहीं लगा पाओगे। तो ये एंजाइटी एक बार पीक होता जाएगा, तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए आपको जाके हाथ धोना ही पड़ेगा। तो बेसिकली आपका ऑब्सेशन के रिलेटेड जो एंजाइटी है उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कंपल्सिव एक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से टेम्पररीली आपका एंजाइटी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस वो थॉट आएगा और वापस उसकी वजह से एंजाइटी बढ़ जाएगा, और फिर वापस से आपको एक कंपल्सिव एक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये टोटल मिला के बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा, जो हम लोग जो बुक फॉलो करते हैं, DSM या ICD बुक फॉलो करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि ब्रेन में जिस स्ट्रक्चर या जिस केमिकल का गड़बड़ होने की वजह से OCD होता है, उसी चीज का गड़बड़ होने की वजह से कुछ और डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो वो लोग बड़ा क्लोजली रिलेटेड है OCD से। तो क्या है OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इसमें क्या क्या आता है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ये सिम्टम्स ये कॉमन है, स्पेशली बच्चों में बहुत कॉमन है। एक होता है ट्राइकोटिलोमेनिया। उसमें क्या होता है कि आपको एक एंजाइटी होगा, एक अर्ज आएगा आपको बाल खींचने का, तो आप कॉन्स्टेंटली अपना ऐसा ऐसा बाल निकालते रहोगे। उसकी वजह से देखा गया है कि ऐसे एकदम बॉल्ड पैचेस हो गया है, ब्लीडिंग स्पॉट्स हो गए हैं बालों में। सिर्फ मतलब सर के बाल ही नहीं, आप अपने आईब्रोज निकालने लगते हैं, हाथ पैर के बाल निकालने लगते हैं। बहुत एंजाइटी होता है वो बच्चे के लिए भी या पेशेंट के लिए, मम्मी पापा के लिए। तो ये डिसऑर्डर है ट्राइकोटिलोमेनिया।
एक और है एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि आप ऐसे स्किन पिक करने लगते हो, ठीक है, तो आपको ब्लीडिंग हो जाएगा, लीजन्स हो जाएगा, तभी भी यू कैंट स्टॉप योरसेल्फ, आपको वो स्किन पिक करना होता है, एक एंजाइटी रिलीफ मिलता है उससे। फिर आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि यू आर कंसर्न आपका एक कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेके। आई थिंक एक केस था कि एक पेशेंट है, वो प्लास्टिक सर्जन के पास जाती है और वो बोलती है कि शी डजंट लाइक हर नोज, उसका नोज का स्ट्रक्चर उसको पसंद नहीं है, तो शी वांट्स टू चेंज इट। वो चेंज करते, प्लास्टिक सर्जन डज हिज जॉब, बट शी इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। शी आफ्टर सम टाइम, इनिशियली तो शी इज हैप्पी, आफ्टर सम टाइम शी फील्स कि नहीं नहीं मेरा नाक तो फिर से मेरे को गड़बड़ लग रहा है, तो देन शी सूज द प्लास्टिक सर्जन। तो दिक्कत ये है कि दिस इज नॉट एक्चुअली समवन कि जिसको अपना नोज का स्ट्रक्चर चेंज करना है, बट इट कम्स अंडर साइकेट्री डिसऑर्डर का पार्ट, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, कि उनको एक बॉडी पार्ट को लेके एक थॉट आता रहता है कि ये ठीक नहीं है, ये लाइकेबल नहीं है, इसको कुछ गड़बड़ है, मुझे इसे चेंज करना है, जिसकी वजह से वो डर्मैट्स के पास जाते हैं, वो प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाते हैं, बट दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड अंटिल अनलेस वो इंटरनल जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हो रहा है एक बॉडी पार्ट को लेकर, वो जब तक सॉल्व नहीं होगा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है। फिर एक और डिसऑर्डर है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये आई थिंक बहुत कॉमन है, मिडिल टू ओल्ड एज ग्रुप्स में देखते हैं, फीमेल्स में बहुत कॉमन है कि आपको एक थॉट आता है कि मुझे एक बीमारी हुआ है, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे पेट में अल्सर हुआ है। आप सब टेस्ट कराते हो, आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, आप एंडोस्कोपी कराते हो, सीटी, ईसीजी, एमआरआई, आप सब करा रहे हो, सब नॉर्मल है, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि नॉर्मल है, आपको कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन तभी भी थोड़े टाइम के लिए आप रिलैक्स फील करते हो, फिर वापस से आपको ये थॉट आ जाता है नहीं नहीं मुझे तो कुछ मेजर बीमारी हुआ है, वो नहीं आ रहा है, कोई भी टेस्ट में नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस या फिर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब एक बीमारी को लेके आपको एंजाइटी है कि मुझे ये बीमारी पक्का हो गया है, तो अगेन ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर आता है, एंड ओसीडी एंड रिलेटेड है, ये वैसा ही एक फिनोमिना काम करता है, और जो दवाई दिया जाता है, जो ओसीडी में दवाई दिया जाता है, करीबन वही दवाई इन सारे डिसऑर्डर्स में यूज होता है। आई होप आपको समझ आ गया कि ओसीडी क्या है, एंड आप नॉर्मल बिहेवियर को ओसीडी नहीं बोलोगे। तो अगर आप मान लो कि आपको समझ आ चुका है किसको हमें ओसीडी बोलना है, तो क्या क्या कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, आपके किसी के नोन को ऐसा है या आपको खुद ऐसा है, तो किस तरह से ओसीडी प्रेजेंट कर सकता है कॉमनली। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओसीडी का जो प्रेजेंटेशन है वो है डर्ट या कॉन्टैमिनेशन। आपको लगता है कि गंदा हो गया है, या तो वो डर्ट हो सकता है, वो जर्म्स हो सकता है, वो टॉक्सिन हो सकता है। एक केस था कि एक लेडी थी, वो हमेशा मास्क पहन के रहती थी, अपने बच्चे को हमेशा मास्क पहन के रखती थी कि बाहर जो है वो टॉक्सिन है वो इनहेल कर जाएगा, तो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो इसकी वजह से आपको एक फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस होता है कि अगर मैंने डर्ट को छू लिया या फिर मैंने ऐसा कुछ खा लिया जो गंदा है, तो मेरे शरीर में कुछ हो जाएगा, और फिर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला जाएगा, जो आपको भी पता है कि शायद इतना नेसेसरी नहीं है, शायद 20 बार हाथ धोना खाने के बाद नेसेसरी नहीं है, पर आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक सेंसेशन आने लगता है कि शायद मेरा हाथ गंदा है क्या। तो अगेन ये थॉट जो है ये आपका ऑब्सेशन है, और कंपल्शन होगा कि बार बार नहाना, जितना बार आप बाथरूम जा रहे हो उतनी बार आपको पूरी तरह ऊपर से लेके नीचे तक आपको नहाना है, हाथ बार बार धोना, जिसकी वजह से स्किन भी इधर से निकलने लगता है, पैर वगैरह स्वेलिंग हो जाता है, बार बार बहुत पानी वेस्ट करना, तो ये सब कंपल्सिव एक्ट हो जाता है। जो होता है वो है डाउट, पैथोलॉजिकल डाउट, कि आप मान लीजिए आप दरवाजा लॉक करके सोने के लिए आए हैं, तो आपको एक बार दिमाग में आएगा कि मैंने दरवाजा लॉक किया है क्या, तो आप वापस एक बार जाके देखा कि हाँ ठीक है दरवाजा तो लॉक है, फिर आप वापस आके सो गए। ये नॉर्मल है, लेकिन जिनको ओसीडी है वो हो सकता है 50 बार जाके देखेंगे कि दरवाजा उन्होंने लॉक किया है क्या। जब वो बैठे उनको पता है कि उन्होंने दरवाजा लॉक किया था, लेकिन मुझे पता है मैं अब भी देख के आया हूँ कि हाँ मैंने किया है लॉक, लेकिन तभी भी दे हैव टू गो एंड चेक कि उन्होंने दरवाजा लॉक किया है क्या। इट कैन बी फॉर एनीथिंग, स्टोव ऑन एंड ऑफ करना, बैग एक जगह पे रखा है उसको बार बार चेक करना कि बैग वहां रखा है कि नहीं,
एक बुक है ब्रेन लॉक बोल के, बहुत अच्छा बुक है। इफ़ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, या फिर आपको पता है कोई सफ़र कर रहा है, आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। तो उस बुक में कुछ केसेस है जो पेशेंट जिनको खुद ओसीडी हुआ है, या फिर उनके बहुत करीबी जो लोग हैं, उन्होंने कैसे साथ में मिलके ओसीडी को डील किया है, उसके बारे में बुक है। बहुत अच्छा बुक है। तो उसमें एक केस ऐसा होता है कि उनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है, उनको बार बार ऐसा थॉट आता रहता था कि उन्होंने सॉकेट में उसका प्लग रखा है कि नहीं। तो वो ऑफिस जाती थी, उनको ऑफिस में ये बार बार थॉट आता रहता था, तो उनको घर आना पड़ता था चेक करने के लिए कि उन्होंने प्लग निकाला है कि नहीं सॉकेट से। तो वो इतना परेशान हो गई क्योंकि उनको इतना बार ऑफिस छोड़ के घर आना पड़ रहा है कि वो अपनी गाड़ी में अप्लायंसेस लेके गई, मतलब अपना मिक्सर, अपना इंडक्शन सब उन गाड़ी में रखती थी ताकि वो उनको थॉट आना बंद हो जाए कि उन्होंने सॉकेट में रखा है कि नहीं। तो इतना लेवल ऑफ डिस्ट्रेस हो सकता है एक पेशेंट को। एक होता है सिमेट्री को लेकर ऑब्सेशन, कि मान लो कि मुझे हमेशा 3 बार जो है अपना पैर आगे पीछे करना है, उसके बाद मुझे घर से बाहर निकालना है। या फिर मैं जब चेयर से उठूंगी तो हमेशा राइट साइड से घूम के उठूंगी। या फिर बुक्स जो है या पेन्स जो एक पर्टिकुलर कलर में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ऐसा सिमेट्री, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, वरना बहुत डिस्ट्रेस होता है। आप इनसे पूछोगे कि जब आपने ट्राई किया, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं, अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा, उनको कुछ बीमारी हो जाएगा, मुझे कुछ बीमारी हो जाएगा। उनको पता है कि ऐसा नहीं है। अगर किताब सही से ऑर्गेनाइज नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बीमारी हो जाएगा, लेकिन वो थॉट इतना डिस्ट्रेसफुल है कि उनको करना ही पड़ेगा। एक होता है रिलीजियस कंटेंट आना दिमाग में, जिसको ब्लास्फेमस थॉट्स बोला जाता है, कि भगवान को लेके खराब विचार आना, उनको अचानक से मूर्ति गिरा देना, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना भगवान के लिए। अब उनको पता है कि कितना खराब है। यूजुअली वो बहुत रिलीजियस इंसान होता है कि ऐसा क्यों थॉट आ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए कि मैं ऐसा खराब चीज़ सोच रही हूँ भगवान के बारे में, तो ज़्यादा पूजा करने लगते हैं, ज़्यादा जाप करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको पाप लगने वाला है। पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो खराब इंसान है। आपको समझना है कि ये एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से हो सकता है। अब ये सिर्फ रिलीजियस नहीं, नॉर्मल भी हो सकता है। लोगों के लिए कुछ सेक्सुअल थॉट आना, कभी कभार आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स के लिए आता है, तो वो भी इंसान के लिए बहुत ख़राब होता है कि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए ऐसा सोच रहा हूँ, मैं अपने भाई बहन के लिए ऐसा सोच रहा हूँ, मैं इतना ख़राब इंसान कैसे हूँ। अगेन, आप खराब इंसान नहीं हो, बीमारी है, बीमारी की वजह से हो रहा है। नाउ द थॉट वुड बी कि ये बीमारी मुझे क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक है जिसकी वजह से मुझे ऐसा बीमारी हो रहा है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। तो इधर भी उन्हीं कुछ स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम की वजह से आपको ओसीडी हो रहा है। एक है अपने ये जो सामने वाला पार्ट है आपका, इसको हम बोलेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एक यहाँ है, और अगर हम मान लो ब्रेन को ऐसा कट कर देता है बीच में से, तो अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर मिलेगा थैलेमस बोल के, और एक और स्ट्रक्चर स्ट्राइटम बोल के, पर ठीक है उसका लोकेशन बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये एक सर्किट जैसा बनाता है, ठीक है। जैसे बचपन में फिजिक्स में पढ़ते थे, सर्किट होता था, करंट पास करता था उसमें, वैसे ही ब्रेन में भी ऐसा ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये सर्किट में अगर प्रॉब्लम हो गया, तो जैसे एक टेप रिकॉर्डर अटक जाता है और एक ही जगह पे पाई 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 करके घूमता रहता है, बिल्कुल वैसा ही है। ये सर्किटरी में अगर प्रॉब्लम होता है तो 2 चीजें होता है, इम्पल्सिविटी और कंपल्सिविटी। इम्पल्सिविटी क्या है कि वो चीज कब शुरू होगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और कंपल्सिविटी मतलब एक बार शुरू हो गया तो आप उसको रोक नहीं सकते। ओसीडी ऐसा ही है, कब वो थॉट आएगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और एक बार आने लग गया तो आने ही लग गया, आप उसको नहीं रोक सकते। तो इस सर्किट में अगर प्रॉब्लम हो गया, इसमें एक्स्ट्रा फायरिंग, बहुत ज्यादा फायर करने लग गया। हमारे ब्रेन में डायरेक्ट पाथवे होता है, इनडायरेक्ट पाथवे होता है। डायरेक्ट पाथवे फायर करता है, चीजें कराता है। इनडायरेक्ट पाथवे अनवांटेड चीजों को रोक के रखता है। जब ये इनडायरेक्ट पाथवे कम काम करने लग जाए और डायरेक्ट पाथवे ज्यादा काम करने लग जाए तो आपको ओसीडी होता है। ये वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन है ओसीडी का, ठीक है।
ट्रीटमेंट क्या है ओसीडी का। तो ये जो सर्किट है इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, अगेन कुछ कुछ केमिकल्स है आपके ब्रेन में जो ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्या क्या केमिकल्स है, सेरोटोनिन मेनली हम बात कर रहे हैं, जो हम सेरोटोनिन को टारगेट करते हैं। तो जो दवाई दिया जाता है वो मार्केट में एंटी डिप्रेसेंट बोल के नोन है। एक पेशेंट को दवाई दिया था और आई रिमेम्बर उन्होंने आके पूछा था कि मुझे तो ओसीडी है, मुझे डिप्रेशन का दवाई क्यों मिल रहा है। ओसीडी और डिप्रेशन का दवाई का नाम ऑल्दो सेम है लेकिन डोज अलग है। डिप्रेशन में कम डोज में दिया जाता है, उसको जब हम डोज बढ़ा देंगे तो वो ओसीडी के लिए काम करने लगता है। जैसे बहुत फेमस नहीं, बहुत कॉमनली यूज्ड ड्रग है डिप्रेशन के लिए सर्ट्रालिन जैसे 50 mg तक डिप्रेशन में अच्छे से काम करता है। ओसीडी में हम उसको 200 तक लेके जाते हैं। फिर फ्लुओक्सेटिन करके है 20 अच्छा काम करने लगता है डिप्रेशन में, उसको हम लेते 80 तक ले जाएंगे ओसीडी में। तो ऐसा ही है, ओसीडी के लिए दवाई का डोज को बढ़ाएगा और टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 6 से लेके 8 वीक आपको देना है समझने के लिए कि ये दवाई काम कर रहा है कि नहीं। ओसीडी का एक बहुत खराब चीज़ है कि बड़ा क्रॉनिक है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है बीमारी और दवाई को काम करने में टाइम लगता है। बहुत बार मोस्टली ऐसा ही देखा जाता है कि पहला जो ड्रग दिया जाएगा वो काम नहीं करेगा, तो इसको सीक्वेंशियल ट्रायल बोलते हैं कि उसके बाद सीक्वेंस में एक और दवाई दिया जाएगा और उसको ऑब्जर्व करेंगे वो काम कर रहा है कि नहीं। तो जब एक दवाई देंगे तो उसको 6 से लेके 8 हफ्ते तक हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कि ये दवाई का कोई रिस्पॉन्स आपको में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो साइड से एक छोटा सा एक और दवाई ऐड करेंगे कम डोज में, उसको साथ में काम कराने के लिए। नहीं काम हुआ तो दूसरे हम ड्रग में शिफ्ट करेंगे। तो आप एज अ पेशेंट, आपको भी इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा धैर्य पेशेंस रखें, और हम एज अ डॉक्टर्स हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि आप जल्दी सही हो जाओ, लेकिन ब्रेन का बीमारी का पैटर्न ही ऐसा है कि एक दिन में नहीं होगा और बहुत साल लगेगा डेवलप होने में और बहुत साल लगेगा सही होने में भी, ठीक है। तो ओसीडी भी वैसा ही है, तो इसलिए आपको धीरे धीरे करके डोज बढ़ाया जाएगा ड्रग्स का, एकदम से नहीं बढ़ा सकते, साइड इफेक्ट होने लगता है। अभी मैंने आपको दवाई और उसका डोज बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके सर्ट्रालिन 200 mg खा जाओ, नहीं, आपको गजब का साइड इफेक्ट होने वाला है, आप नहीं टॉलरेट कर पाओगे। फिर जब डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा आपको वो दवाई लेने का मन ही नहीं करेगा। ऐसे नहीं करना है और एकदम से बंद नहीं करना है, एकदम से बंद कर देते हैं वो रिलैप्स होता है सिम्टम्स का बहुत ज़्यादा। ओसीडी में मेनली कंटिन्यू होगा, मोस्टली देखा गया कि जब बंद करने का कोशिश किया गया है दवाई तब वापस रिलैप्स हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए कि हाइपरटेंशन डायबिटीज जैसा है, जैसे आप दवाई लेते रहते हो आपका बॉडी मेंटेन करता है, तो ये कुछ बीमारियां भी ऐसा है, आपको दवाई लेते रहना है ताकि आपका नॉर्मल जो है फंक्शनिंग अच्छे से रहे। कभी कभार होता है दवाइयों से नहीं काम करता है, ERP बोल के एक थेरेपी होता है, एक्सपोजर प्रिवेंशन थेरेपी जो है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आपको डर्ट का वो है तो आपको हाथों में ऐसा डर्ट लगा के आपको रख देंगे कि इसको धोना नहीं है, कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना है, तो आपका एंग्जाइटी एकदम पीक पे जाएगा। लेकिन देखेंगे आप खुद रियलाइज करोगे कि पीक पे जाने के बाद वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, आपको हाथ धोने का एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि आप घर में भी ये कर पाओ, ठीक है। इसमें भी नहीं काम हुआ तो ECT दिया जाता है। आई थिंक किसी ने ECT के बारे में पूछा था, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। ऑलमोस्ट लास्ट रिजॉर्ट बोल सकते हैं ECT देना, मेंटेनेंस में रख सकते हैं कि महीने में 1 या 2 बार ECT दिया जाता है ताकि सिम्टम्स कंट्रोल में रहे। तो मोर और लेस बहुत शॉर्ट में ये OCD है, OCD का मैनेजमेंट है। आपको डिटेल में जानना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आप वो किताब ब्रेन लॉग वो पढ़ सकते हो। किसी और चीज़ के बारे में जानना हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।